सो हाय एवरीवन। यार मैंने ना ये कुछ एग्रीकल्चर के नोट्स बनाए थे, तो मैंने सोचा इसका वीडियो बना देती हूँ, मेरा रिवीजन हो जाएगा। और मुझे तो बहुत टाइम लगा था इसके नोट्स ढूंढने में और मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने में। तो आई थॉट कि अगर बाई चांस कोई फंस रहा है या फिर थोड़ा लॉस्ट है कि एग्रीकल्चर कैसे कवर करें, और दूसरा आई एम प्राउड कि मैंने बड़े यार सही नोट्स बना लिए मेरे से। अभी तक जितने भी मैंने एफएलटीज दिए हैं इनमें से ऑलमोस्ट कवर हो रहा है मेरा एग्रीकल्चर। अब क्रेडिट इसका जो रिसर्च का है वो मेरे को नहीं जाता। मैंने इसमें पीटी लिखी है, विवेक सिंह सर की बुक से करा है, और लोधा सर जो मतलब वो कराते हैं अपना करंट अफेयर और एग्रीकल्चर, उनके तो मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस का नोट्स बना लिए। तो आपको अगर वीडियोस देखनी है उनकी फुल लेंथ, तो आई विल सजेस्ट कि आप सर के चैनल पे जाओ। एंड मतलब लाइक ग्रेटिट्यूड है मेरे को बहुत ज़्यादा उन सर के लिए, क्योंकि उनकी रिसर्च लाइक टॉप नॉच थी यार। मतलब आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड सर के एफर्ट से। तो होपफुली कुछ होगा अच्छा अचीव, तो सर को थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। पर अभी चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन कि यार ये क्या होता है ये सब, क्योंकि आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है। तो और हर किसी से एक्सपेक्ट भी मत करा करो कि वो तुमको आके पढ़ाए, क्योंकि ये आजकल बोलना ज़रूरी हो गया है। जितने यूट्यूब पढ़ाना लोगों ने शुरू कर दिया है, ये देखो मैं खुद वही कर रही हूँ। और यार मुझे कम बोलना चाहिए थोड़ा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। बाई चांस अगर आपको देखना है तो जस्ट। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेंसस, इस बहुत ज़्यादा एफएलटीज़ में भी आया है और मतलब हमेशा से न्यूज़ में रहता है। तो इसका जस्ट फटफट हम मेन पॉइंट देख लेंगे और इन्हें रट्टा मार लेना तुम, अगर तुम्हें चाहिए तो। पीडीएफ तो मिलती नहीं, वैसे तो बहुत लोग देखेंगे भी नहीं। तो 5 साल में होता है। और इसकी अब यार देखो, आपको लग रहा होगा कि यार ये मिनिस्ट्री तो बहुत कॉमन है, एग्री एंड फार्मर वेलफेयर में, तो मेरे को तो याद ही रहेगी, नहीं रहती यार। एक बार क्वेश्चन आया एग्रीकल्चर सेंसस पे और उन्होंने ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स भी दे दी, और मेरा दिमाग घूम गया कि भाई सेंसस है, स्टैटिकल वाली भी कर सकती है। तो मतलब वही है, थोड़ा सा याद करना तो पड़ता है। अब पूरे सेंसस में अगर आप पढ़ोगे तो एक जो टर्म है उन्होंने समझा रखी है कि ऑपरेशनल होल्डिंग जो है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, उसका मीनिंग क्या है कि लैंड जो है वो एक पर पर्सन के हिसाब से किसने में है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बस ये पर पर्सन याद रखना है, नॉट 100 नॉट 1000 और ये सब, ठीक है। अब थोड़ा सा डेटा ये है कि मार्जिनल फार्मर्स हमारे में 68% है। इससे पता चलता है अगर मोर देन 50 बोले, मेजॉरिटी बोले, तो हम उसको सही समझेंगे। और यार ये सब देखो, ये सब देख के हमें समझ में आता है कि हमारे फार्मर्स हैं डिस्ट्रेस में, तो बी एम्पैथेटिक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ये सबसे बड़ी इशू हम मेंस में भी पढ़ते ही हैं, मतलब ज़्यादा ज्ञान मुझे भी नहीं पता। अब ये रट लेंगे कि पहला कब हुआ था, 1970 में पहला सेंसस आया था। 10th जो मतलब प्रीवियस सबसे लास्ट हमारा सेंसस 2015 में 2016 में आया था। अभी करंटली 11th सेंसस चल रहा है, जो थर्ड फेज में। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो इसकी हम कि फर्स्ट टाइम है जो डेटा स्मार्टफोन और टैबलेट से लिया जा रहा है। मतलब 2024 में हम इतना पहुंच गए हैं कि फाइनली डेटा जो है हमारा स्मार्टफोन और टैबलेट से लिया जा रहा है। एलाइड एक्स सेक्टर से तो मैंने ऐसे लिख लिया, पता नहीं सुंदर सा लग रहा था। फिर भी फूड ग्रेन, ऑयल सीड, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, प्लांटेशन, तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में ये सब आता है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन हमने बहुत बार पढ़ रखा है, बट स्टिल लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये कुछ फैक्ट्स हैं जो पढ़ के भी गलत हो जाते हैं। तो ये सब नाम वाम तो क्या याद करेंगे। 3 फेस में हुआ था, ये भी याद रख सकते हैं हम, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि इसके डिसएडवांटेज, और अगर बाय चांस कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो फेसेस तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट, मुझे नहीं लगता मुझे पढ़ना चाहिए। चलो मैं वैसे मेरे को पढ़ लेती हूँ ताकि मुझे बोल बोल के याद हो जाए। तो 3 फेस में हुआ था यार, मुझे कुछ लिख लेना भी चाहिए क्या। हाँ, तो 3 फेस में क्या हुआ था कि इम्पोर्ट, पहले तो हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स हमने इंपोर्ट करे, और हाईली इरीगेटेड एरियाज़ में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। वाइट कलर कैसे हो गया, ठीक है। फिर सेकंड में हमने टैक लाया वीट और राइस के लिए, और थर्ड में हमने क्या करा, जो लो ग्रोथ एरियाज थे वहाँ पे अप्लाई किया। वाइट में ऑफ कोर्स दूध का होगा, और पिंक में हमारा मीट एंड पोल्ट्री का होगा। अब एमएसपी तो आई थिंक रटी होनी चाहिए, और इस बार सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। पर जो चीज़ मुझे लगता है हम बोल सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर कौन सा होता है, नॉट अ फाइनेंशियल ईयर, नॉट अ नॉर्मल ईयर, बट 1 जुलाई से 30 जून तक होता है हमारा एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर। अब रिकमेंड कौन करता है, CACP,
फिक्स कौन करता है? कैबिनेट, मतलब जिसके यहाँ कैबिनेट है वो फिक्स करता है, जो कमीशन है वो रिकमेंड करता है। मैंने तो बस ऐसे रट रखा है, आगे का मुझे ना फुल फॉर्म पता मतलब पता है ठीक है। और CACP जो है जस्ट एन ऑफिस है। अगर कोई बोले स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर ये क्वासी जुडिशियल क्वाजी, कुछ नहीं है भाई, बस एक ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, दैट्स इट। अब इसका कुछ ये फैक्टर्स अकाउंट में लेती है जो हम बहुत कॉमनली समझ सकते हैं, बट जो चीज़ मुझे लगता है थोड़ी मेरे से क्वेश्चन गलत हुए थे पहले जब तक मैंने पढ़ा नहीं था, वो ये था कि MSP ऑन कंज्यूमर। हमको लगता है कि फार्मर्स के लिए, पर नहीं, कंज्यूमर के लिए भी ये सोच के करती है कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे MSP पे। अगर मतलब सपोज प्याज पे MSP रख दो 1000 रुपये और कंज्यूमर खरीद ही ना पाए, मतलब सीरियसली। ठीक है, फिर ये टर्म्स ऑफ यार देखो, वीडियो बनाते ही मेरे को TOD की फुल फॉर्म बिल्कुल याद थी, वीडियो बनाते वक्त ही भूल गई। या टर्म्स ऑफ ट्रेड, या आई थिंक टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर में भी होता है, इंटरक्रॉप, ये सब। यार एक थिंग मुझे लगता है सारी बुक्स में लिखे तो यही हुए हैं, पर हर बुक ने ETC भी लगा रखा है। तो अगर कोई बाई चांस ऐसा ऑप्शन आता है कि तुमको लगता है कि हाँ यार ये भी इंक्लूड करता होगा कमीशन, तो आई थिंक हम सही मानेंगे उसको, क्योंकि ETC लगाने का मतलब तो यही है ना कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है फैक्टर्स की। ठीक है, ऑफकोर्स ये तो नहीं पढ़ेंगे। A2 तो हमको सबको पता है, A2 प्लस FL और C2। हम कौन सा करते हैं? A2 प्लस FL प्लस उसका 50%। डिमांड क्या है कि हम C2 को भी इंक्लूड कर दें। अब एक ये जो मुझसे फुल लेंथ में गलत नहीं हुआ था, पर मैं थोड़ा सोच में पड़ गई थी, क्योंकि अब तो ओनली 1 ओनली 2 से आप सोच में पड़ ही जाते हो कि है भी नहीं है। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट कॉस्ट जो है हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, ऑफकोर्स नहीं कर सकते। अब 23 कमोडिटीज़ पे पिछली बार आ गया था नाइगर सीड पे, तो थोड़ा इस बार तो रटना पड़ेगा। उसमें से 7 सीरियल है, 5 पल्स हैं, 7 ऑयल सीड है और 4 कमर्शियल क्रॉप हैं। ठीक है, अब इस बार यार ऑयल सीड तो मुझे लगता है हर बार न्यूज़ में रहता है। तो और इसमें हाँ ये एक छोटी सी चीज़ याद रखेंगे कि पैडी में भी ऐसा नहीं है कि पैडी की एक कॉमन है MSP, कॉमन और ग्रेड, मतलब ग्रेडेड के हिसाब से अलग है कि कॉमन पैडी के लिए अलग MSP है, ग्रेड A के लिए अलग MSP है। तो बाई चांस ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए कि, या फिर आपको लगे नहीं यार MSP तो एक ही होगी, नहीं। और ये सिर्फ पैडी में नहीं, एक दो जगह और है जो मैंने लिखी नहीं, कि बस याद तो वैसे भी नहीं रहती, बस एक आइडिया लेने के लिए कि हाँ ऐसा डिफ्रेंसिएशन भी वो क्वालिटी के हिसाब से करते हैं। ठीक है, ये मुझे लगा कि थोड़ा ट्रिकी हो सकता है अगर उनका पूछने का मन कर गया MSP पे कि तोरिया और डीहस्क कोकोनट है उसका हम किसके बेसिस पे हम MSP देते हैं। तो तोरिया का जो MSP होता है वो रैपसीड के हिसाब से चलता है और डीहस्क कोकोनट का कोपरा के हिसाब से चलता है। ठीक है, अब ये शुगर केन का हमको सबको पता है FRP, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। इसमें स्टेट की भी ये भी पता है, ये तो मतलब पता है इन द सेंस आई एम कि एक्टिव रिकॉल कर लो, अगर नहीं पता है मैं रिकॉल कर देती हूँ, मुझे याद आ रहा है। बस इसको मैं पूछ जाती हूँ कभी कभी कि मिल ओनर्स आर बाउंड टू परचेज शुगर केन एट FRP, और उसमें FRP का ऑर्डर है क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर आता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ, MSP ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इस बार न्यूज़ में भी था ये, मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स में पढ़ा। तो एक तो ये सेंसर कह रही हूँ, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंटर स्पॉन्सर्ड में 75 और 25 है, मोस्टली 50-50 होता है, या फिर 75 उनके लिए होता है जो अंडर डेवलप्ड हैं अभी इतनी, या फिर थोड़ा, पर इसमें है कि सबके लिए 75 और 25 का रेशो है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है। अभी बेसिक लग रहा है देख के कि हाँ भाई माइनर फॉरेस्ट है तो ट्राइबल अफेयर्स का ही होगा ना। अब जैसे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है ना, मतलब आज मेरे साथ यही होता है, अब वो लिख देंगे ट्राइबल अफेयर्स, माइनॉरिटी, फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, मतलब एग्रीकल्चर। फिर आपको लगता है यार हो तो ये भी सकता है, हो तो, क्योंकि वो एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल ऐसा थोड़ी देते हैं कि फाइनेंस लिख देंगे या करप्शन लिख देंगे या कुछ भी। अब आया स्पीक टू मच यार। रिव्यूड एवरी 3 ईयर। अब ये मतलब बड़ा अच्छा सा फैक्ट है कि हर 3 साल में रिव्यू होती है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। ऐसा नहीं है कि हर दिन ही हो रही, हर दिन तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब मोटा का प्राइस, मोटा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राईफेड जो है इसकी नोडल एजेंसी है, ये तो हम ट्राइबल्स के हिसाब से ट्राईफेड तो हमें याद ही रखना चाहिए। PM किसान तो मुझे लगता है हर किसी को रट गया होगा, 6000। प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो, रूलिंग पार्टी का हर भाषण में यही एक स्कीम वो याद दिलाते रहते हैं कि हम 6000 दे रहे हैं, 6000 दे रहे हैं। ठीक है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, ये तो मुझे रटा ही हुआ है।
अब इसका पर ये रटने से कुछ नहीं होगा, और यूपीएससी कुछ और भी पूछ सकते हैं ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी स्टेट गवर्नमेंट करता है, मोस्ट प्रोबेबली स्टेट ही करता है, और उसमें सम एक्सक्लूडेड हैं जो हम बहुत अच्छे से ध्यान लगा लेंगे, ज़्यादा पैसे वाले हैं जो हैं थोड़े बहुत। हाँ, अब SFAC तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। एस का स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कंसोर्टियम, तो ये ऑटोनोमस सोसाइटी है, सोसाइटीज़ एक्ट में होगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एक्स ऑफिशियो कौन होता है? यूनियन मिनिस्टर होते हैं जो ANFW के हैं। और ENAM की नोडल एजेंसी है, लीड एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग ENAM। ये हमें आई थिंक दिस इज़ अ PYQ और समथिंग, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि SFAC के। अब SFAC हम आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि ये 3 चीज़ और की नोडल एजेंसी मतलब लीड एजेंसी है। तो ENAM हमने एक याद कर लिया। अंत्योदया भी रहने देते हैं क्योंकि अभी स्कीम्स चेंज हो गई हैं। अब डिजिटल एग्रीस्टेक, ये मैंने इसलिए लिखा है वी ऑल नो कि यार डिजिटल एग्रीस्टेक में क्या क्या आता है, आधार वगैरह, बट मेरे से ये गलती हो गई थी कि मेरे को लगा एक तो आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी डिजिटल एग्रीस्टेक एग्री में नहीं आता, डिजिटल हमारे स्टेक में आता है, वो मुझे याद नहीं था। तो इनकेस आपको ऐसा हो, अब डिजिटल एग्रीस्टेक में क्या क्या आता है, ये अभी न्यूज़ में भी था कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम फार्मर्स के लिए, एंड टू एंड सर्विस के लिए। पर उसमें क्या करेंगे हम कि हम एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन देंगे, एक नंबर है आईडी, आधार, उस लिंक करेंगे उस आईडी को आधार से ईच फार्मर का। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरा गलत हो गया था, मतलब इन द सेंस कि मुझे पता नहीं था, स्टेट ओनली ओनरशिप है, प्राइवेट को ऑफकोर्स नहीं देंगे प्राइवेट को, बट आई थॉट कि इतना प्राइवेटाइजेशन हम फोकस कर रहे हैं तो मे बी हम दे दें, बट नहीं दे सकते हम। तो स्टेट ओनरशिप ऑफ डेटा जो है वो स्टेट का ही रहेगा, ठीक है। अब ये सर के नोट्स से मैंने कुछ बनाया है, सर के वीडियो से, और ये तो इसमें हम करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। तो तूर दाल, इस दाल सर ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, अब मैंने भी जितने आर्टिकल्स पढ़े हैं काफ़ी ज़्यादा थी। तो तूर दाल परचेज पोर्टल बनाया हमारा ई समृद्धि पोर्टल, कि उससे हम तूर दाल करेंगे। और ऑफकोर्स कौन करेगा? नाफेड करेगा, NCCF करेगा। अब करेंगे तो प्रोक्योरमेंट ये दोनों, बट जो पेमेंट है वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होगा, वो नाफेड करेगा, ठीक है। अब पल्सेस देख लेते हैं। पल्सेस में ग्राम जो है वो हमारा 47% है, विच इज़ ह्यूज डिफरेंस। मतलब कि ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग सकता है और मुझे लगा भी था, बट दिस इज़ नॉट। तो हाँ, ग्राम 47% कर रहे हैं। बाकी तूर, मूंग, उड़द जो मुझे आज तक नहीं याद हुई, काली पीली याद रहती है, आई डोंट नो। अगर किसी के पास ट्रिक है कि वो कैसे याद रखते हैं, वैसे तो ये सवाल मुझे अपनी मम्मी से पूछना चाहिए, वैसे तो मेरे पापा को भी याद है, फिर मैं क्यों बोल रही हूँ पढ़ा। ऑल 3 सीजन्स में पल्सेस हमारे ग्रो होती हैं। खरीफ में ये यार इतना तो मुझे कभी याद नहीं रहेगा, बस रबी में ग्राम एंड लेंटिल ये याद कर लेते हैं। बट ये है कि ग्राम जो है, क्योंकि ग्राम सबसे ज़्यादा होती है, वो रबी क्रॉप है। प्रोडक्शन वाइज देख लो, एरिया वाइज देख लो, प्रोडक्टिविटी वाइज देख ले, तो हर किसी में रबी जो है वो खरीफ से ज़्यादा है। और स्टेट को अगर हम अरेंज करें तो राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका तक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कोई सदर्न स्टेट नहीं है, पर हाँ टॉप 5 में। ईस्टर्न में मतलब कुछ दाल कम है, ये हम पता लगा सकते हैं, वरना नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में सब में अच्छा सा कर रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, इम्पोर्टर भी है। ये बड़ी अच्छी लगी मुझे स्टेटमेंट, दोबारा से बोलूँगी मैं इसलिए। इंडिया जो है वो पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, इम्पोर्टर भी है, ठीक है। 60% इंक्रीज़ हुआ है प्रोडक्शन। वाई पल्सेस, ये सब तो हमको पता ही है, हम सब बोलते हैं दाल रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ। तो क्योंकि फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, वाइटल होते हैं, और क्या कहते हैं, सॉइल सुपर हीरो भी बोला जाता है इनको। क्यों? क्योंकि ये लेग्यूमिनस प्लांट हैं और ड्रॉट रेजिस्टेंस हैं, क्रॉप रोटेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी उग जाते हैं। वर्ल्ड पल्स डे हमारा 10 फेब को आता है, याद रहे, मतलब एक पल्स का भी डे आ रहा है, हमारा ही दिन नहीं आ रहा। इंटेल नहीं होता, इंटरनेशनल, वो इंटेल मैंने लिखा है इंटरनेशनल को, इसको इंटेल पढ़ रही हूँ मैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस 2016 से हम बना रहे हैं। तो इंपोर्ट भी हम करते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, म्यांमार, मोज़ाम्बिक, इन सब से। अब नेशनल कॉपरेशन कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, NCCF का ये फुल फॉर्म है, नेशनल कोऑपरेटिव
कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब कोऑपरेटिव है और सेंटर का प्रोक्योरमेंट कर रही है, तो मतलब नेशनल लिखा है तो ऑफकोर्स मल्टी स्टेट में होगी। अब इसका एक वो भी आया, हमारा एक्ट भी आया, अमेंडमेंट हुए हैं कुछ तो। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मौका ही पढ़ लो बस, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर है। नाफेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के है और एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया होस्टेड ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस होस्ट हुई है इस बार हमारे इंडिया में तो, और 18 साल के बाद हुई है। ऐसा नहीं है कि हम हर साल ही कर ले रहे हैं या फिर बहुत, मतलब काफ़ी सालों बाद हुई है। पिछली बार कभी हुई होगी, 18 साल, ठीक है। तो नाफेड और ग्लोबल पल्स, मेरे तो मुंह में टॉफ़ी का पल्स वाला याद आ जाती है मेरे को। इंडिया का एम क्या है पल्स में? सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब इंडिया ने बोला है कॉन्फ्रेंस में कि हम सेल्फ सफिशिएंसी ले लें पल्स में, क्योंकि वी आर लार्जेस्ट इम्पोर्टर ना, तो 2027 तक हम पल्स में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। अब उसके लिए पीएम आशा भी, मतलब ये तो भाई इतना न्यूज़ में सब टीचर ने बोला है पीएम आशा खोल लो, पीएम आशा खोल लो, ठीक है भाई पढ़ लेंगे। फार्मर्स लेवल पे ये काम करते हैं, इसकी फुल फॉर्म मुझे भी याद नहीं है, मैं मतलब फोकस ही नहीं करती ज़्यादा फुल फॉर्म याद करने में, क्योंकि मुझसे कभी होती नहीं, तो आप कर लेना। प्राइस सपोर्ट सिस्टम, प्राइस सपोर्ट सिस्टम है इसमें। प्राइस डेफिशिएंसी प्रोजेक्ट स्कीम, पायलट प्राइवेट प्रोक्योरमेंट। अब इसमें मतलब इन द सेंस जो मैंने अपने लिए समझने के लिए रख रखा है, वो मैं गवर्नमेंट स्कीम में सोच रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ लूँ। इसमें बस यही है कि फार्मर्स लेवल पे जो जो उनको दिक्कत आएगी, प्राइस सपोर्ट, अगर आप उनको लग रहा है कि प्राइस सपोर्ट देना है तो हम दे देंगे। जैसे अगर हमको लग रहा है कि एमएसपी पे हम स्टोर कर रहे हैं और फार्मर्स को स्टोर में इतनी दिक्कत, तो हम फार्मर्स को ये बोलते हैं कि आप बाज़ार में बेच लो जितना ही है, अगर कोई डिफरेंस है एमएसपी और मार्केट प्राइस में तो हम आपको रिएम्बर्स कर देंगे। तो ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, 2014-15 में आई थी, सेंट्रल सेक्टर है ये, बस ये है। और मौका मतलब ऑपरेशन ग्रीन, जो मुझे याद करना है, ऑपरेशन ग्रीन पीएम किसान संपदा योजना के अंडर हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में है ये, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी, अगर मतलब प्राइस स्टेबिलिटी लाएंगे ताकि प्राइस वोलेटिलिटी कम हो, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन। वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, VDRA, नोटिफाइड करती है कितने, 123 एग्रीकल्चर कमोडिटी और 26 हॉर्टिकल्चर वाले, उनके लिए क्या ये करती है, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स। ये पहले से मतलब ऐसा स्टैटिक पोर्शन है, ये एक स्टैट्यूटरी है WDRA वेयर हाउसिंग एक्ट से हम इस, और ये यूज़ क्या करती है, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट यूज़ करती है, जो कि मौका और मतलब मौका ही देती है। और नेगोशिएबल से क्या होता है, अलाउ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मतलब कि अगर मैंने आलू अपने रख रखे हुए हैं WDRA में और मेरे पास है नेगोशिएबल वेयर हाउस और मैं किसी और को दे दूं, तो अब उसके आलू हो जाएंगे, जिसके पास ये रिसीट है हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इन द सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रेडेबल है, बैंक से हम लोन भी ले सकते हैं इस पर, हम इन द सेंस हमारे फार्मर्स, ठीक है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, मिनी रत्ना है ये, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये क्या करती है, बिल्ड करती है वेयर हाउस। तो एक तो हो गई हमारी ये वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी, ये डेवलपमेंट देखेगी और रेगुलेट करेगी कि सब सिंथेसिस हो रहा है नहीं हो रहा, कैसे सब कुछ इन द सेंस। और बस सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक मिनी रत्ना है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बनाती है वेयर हाउस। अब नेगोशिएबल, तो पहले नेगोशिएबल रिसीट्स मिलती थी, अब हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, जो कि ट्रेडेड हो सकती है ई-नैम पर, कमोडिटीज़ एक्सचेंज पर, ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज वगैरह पर, और कैन बी प्लेज्ड अप फॉर लोन, ये मैंने बताया। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी है इस पर, शॉर्ट टर्म लोन्स मैक्सिमम 3 लाख का अगर लोन लेते हो तो 3% जो है वो सरकार भरेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट भाई, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, पर्पल रिवॉल्यूशन ही बोलेंगे, रेवोल्यूशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो। CSIR जिसका एग्ज़ाम हुआ था, 500 रुपये उन्होंने फॉर्म के लिए थे, लड़कियों से तो नहीं लिए, लड़कियों इन द सेंस गर्ल्स, ठीक है। तो मेरे तो बच गए, पर सिंपैथीज टू ऑल बॉयज़ जिन्होंने बेचारों ने 500 रुपये भर के इसका इतना प्रमोशन करा कि UPSC वाले बच्चों के लिए सबसे बढ़िया मौका। और ये यार इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ऐसा करा ना, सीरियसली मेरे साथ भी हुआ था वहाँ पे। चलो ये सब बारे में बाद में बात, तो ये वीडियो मुझे खुद को सुननी है एक बार और।
ताकि मेरे को रिवाइज करने में आसानी हो। अरोमा मिशन CSIR के अरोमा मिशन ने लॉन्च हो, मतलब अरोमा मिशन के अंदर ये लेवेंडर रिवॉल्यूशन हुआ है। लेवेंडर हमारा फूल जो JNK में है, और इसका क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन हमारे रिपब्लिक डे पे भी हुआ था। लेवेंडर क्या है? एक श्रब है। लेवेंडर एक श्रब है, पेड़ नहीं, श्रब है। फ्लावर और फ्लावर और लीफ से निकलता है, इसका स्टेम से नहीं निकलता, ये याद। अब आपको लग रहा होगा UPSC ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछती है, पर अगर आपने 2000 साल इन द सेंस 2000 ईयर से पहले के सवाल देखना, मैं सॉल्व करी थी, पूछती है भाई, पूछती है, ऐसे भी सवाल पूछती थी। कुछ नहीं पता कब क्या पूछ ले भाई। इस बार मैं तो चाहती हूँ ऐसा कुछ हो कि इस बार वो 160 गोले बनने के वो देती है ना ऑप्शन, 160 क्वेश्चन दे दे, बोले हमारी चॉइस है, तुम कोई से 100 कर लो अपनी मर्जी से, उसमें से हम तुम्हें मार्क्स देंगे। ऐसा कुछ हो जाए तो मज़ा ही सही आ जाए। बच्चे हम तो पढ़ भी ना पाएँ पूरे क्वेश्चन नहीं यार, पढ़ लेंगे तो ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कौन सा चूज़ करने में, कौन सा करें कौन सा ना करें, फिर फालतू लो 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 लो। फर्टाइल सॉइल में भी उग जाती है, सैंडीलूम, ग्रेवली सॉइल, ये सब बस। ठीक है, अब देखो CSIR देखो, लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, तभी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही जब ऐसे घपले होंगे। तो नॉर्थ दिल्ली में है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हेड कौन करता है? HEAD होता है, हेड, मैंने गलती से लिख दिया, PM, हमारे PM हेड हैं इसके, बताओ। पाठ मित्रों, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, पाठ मित्रों क्या है इसमें, और जूट में क्या होता है, बस ये याद रख लेना, इसका प्रोसेस होता है रटिंग एंड स्ट्रिपिंग। प्रोक्योरमेंट करेगी जूट, जो है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो MSP पे प्रोक्योर करती है जूट को। नेशनल जूट बोर्ड कोलकाता में है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है, क्यों बोल रही हूँ मैं इतना। बरीड सनशाइन कोल को बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड हम पेट्रोलियम को बोलते हैं, ग्रीन गोल्ड हम बैम्बू को बोलते हैं। ये मुझे नहीं पता था, बाकी सब तो पता होगा, बट मुझे लगा काश यार UPSC यही पूछ ले, मेरे 2 नंबर फालतू आ जाए ग्रीन और मैं पास हो जाऊँ। पर CSET में क्या होगा तो मुझे भी नहीं पता। ग्रीन गोल्ड हम बैम्बू को बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ, ये सब तो बेकार है। ENAM क्या है? ENAM हमारा, हमने पढ़ा कि कंसोर्टियम स्मॉल फार्मर ये करती है, इसकी लीड एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सोसाइटी और SAF जो है वो सोसाइटी है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हाँ, मैंने बोला था ना 3 स्कीम में ये लीड एजेंसी है, तो एक ENAM हो ही गया, एक वेंचर कैपिटल असिस्टेंस, और एक है इक्विटी ग्रांट क्रेडिट फैसिलिटी। अभी मुझसे मतलब बता दो, मुझे कुछ तो नहीं पता, बस मैंने रट लिया, ये मजाक कर रही हूँ। देखो यार, ये इक्विटी ग्रांट मतलब इक्विटी प्रोवाइड करती है। वेंचर कुछ भी मत बोला वर्षा, अगर नहीं पता तो रहने देना, क्यों स्मार्ट बनना। ओपन मार्केट सेल स्कीम FCI, भाई आधे घंटे की वीडियो होने वाली है। कितने पेज रह रहे हैं? अभी तो बहुत सारे पेज रह रहे हैं। कोई बात नहीं। ओपन मार्केट सेल सरप्लस फूड ग्रेन सेल करती है प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। ऑपरेशनल स्टॉक और स्ट्रेटेजिक रिजर्व को हम बोलते हैं, दोनों को मिला के बफर नॉर्म्स। ठीक है, अब ये ना पहले इसको थोड़ा सा मैं भी समझ लेती हूँ, बोलते बोलते शायद मुझे भी समझ में आ जाए। एक PMGKAY था जिसमें हम 5 kg फ्री देते थे एडिशनल, जब ये कोविड हुआ। ठीक है, अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में तो हम क्या करते थे, 75%, मतलब क्राइटेरिया क्या था सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि राइस 3 रुपये में, वीट 2 रुपये में, मिलेट 1 रुपये में हम देते थे। अंत्योदय अन्न योजना में पूरेस्ट ऑफ पुअर को हम 35 kg एडिशनल देते थे, और प्रायोरिटी हाउस होल्ड को 5 kg पर पर्सन मिलता था। अब इन सबको मर्ज कर दिया है और सबको बोलेंगे हम PMGAY। उसमें अब ये 1 रुपये भी नहीं लेगी सरकार। रेवड़ी क्या बोल रहे हो, रेवड़ी कल्चर मर्ज कर दिया है, और अब वो 2024 और 2024 9 तक
वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये तो बिल्कुल ही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आएगा और मेरा तब भी गलत ना हो जाए। वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है इंडिया में, फर्स्ट टाइम एशिया में हुई, वो तो उसमें भी इंडिया में हुई, तो फर्स्ट टाइम एशिया में कहाँ हुई, वो हमारे प्यारे भारत में, बेंगलुरु में। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब बनाया जाता है, नहीं कॉफ़ी डे भी आता होगा पता नहीं। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ICO एवरी 4 ईयर ये करवाती है, एंड इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। 1963 ये UN के अंडर आती है, 49 मेंबर्स हैं। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है 1942 का, ये तो मतलब प्री इंडिपेंडेंस का ही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। कॉफ़ी क्या है हमारा, ये इस फैमिली में है और एवरग्रीन श्रब है। अबेसिनिया प्लेट्यू ऑफ इथोपिया में पहले टाइम मतलब पहली बार मिला था। 100 ऑफ स्पीशीज़, हाँ स्पीशीज़ तो बोलते हैं, है इसकी, और पर ओनली फ्यू आर कमर्शियली अवेलेबल। अब एक अरेबिका है, एक रोबस्टा है। 75 to 80% हमारा प्रोडक्शन अरेबिका का है, रोबस्टा का 20 से 25% है, क्योंकि ये इन्फीरियर क्वालिटी के है, पर कैफीन में इसमें ज़्यादा होता है। ब्राज़ील हाईएस्ट है। अब इंडिया में तो बाबा बुदन में मतलब पहली बार उन्होंने करी थी अंग्रेज़ों ने। 3% ऑफ ग्लोबल आउटपुट हम करते हैं। कर्नाटका सबसे ज़्यादा 76%, मतलब मेजॉरिटी से भी 2/3 जो है वो कर्नाटका हमारा करती है, और केरला 23%, बच्चा कुछ बाकी के। नॉन ट्रेडिशनल, अब ट्रेडिशनल है ये सब, नॉन ट्रेडिशनल में एक मतलब आंध्र प्रदेश, गुजरात, तो उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट हमारा आ जाता है, वो नॉन ट्रेडिशनल। मतलब ट्रेडिशनली इन सब में, नॉन ट्रेडिशनल। और सरकार बहुत नए मतलब और एरियाज़ में भी एक्सपेंड करना चाह रही है। अब और एरियाज़ में तो नॉन ट्रेडिशनल वैसे ही एक्सपेंड होगा ना। इंडिया में अरेबिका 49% और रोबस्टा 51% होता है। ये इरिगेशन का एक वो आया था, क्या कहते हैं, सेंसस, जल शक्ति ने निकाला था 6 सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम। फर्स्ट टाइम कब आई थी, 1993 में रिलीज़ हुई थी। इरिगेशन मेजर हो सकता है, माइनर, मीडियम हो सकता है, माइनर हो सकता है। अगर कल्टिवेबल कमांड एरिया जो है वो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो मेजर, 2,000 और 10,000 के बीच में है तो मीडियम, 2,000 से कम है तो माइनर। बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं माइनर वाले। और जो हमारा मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है होल, और माइनर इरिगेशन स्कीम में भी इसलिए दो ही आती हैं, ग्राउंड वाटर और सरफेस फ्लो वाटर्स। ग्राउंड वाटर में वही डग वेल और ट्यूब, सरफेस में टैंक और डैम्स। फर्स्ट सेंसस वाटर बॉडीज भी अभी हुआ है। 94.8% जो है वो हमारा जो स्कीम है वो ग्राउंड वाटर के बेस्ड पे है। यूपी लार्जेस्ट है। डग वेल जो है वो हाईएस्ट शेयर लेते हैं। 96.6% माइक्रो इरिगेशन प्राइवेटली ओन्ड है। अब स्वाति नायक, स्वाति मालीवाल नहीं, स्वाति नायक, नॉर्मन बोरलुंग अवार्ड मिला है इनको। बिहाना दीदी मतलब उसके लिए, एक मैं बता, ये काफ़ी अच्छा मेंस के लिए भी है। तो इन्होंने क्या करा, शाहबंगी धान उड़ीसा, इसके लिए। ये क्या है शाहबंगी धान, ये एक ड्रॉट टॉलरेंट राइस की वैरायटी है जो अपना उड़ीसा में चलती है, तो इनको बिहाना दीदी के नाम से जानते हैं वहाँ पे, उनको मिला है। अब नॉर्मन बोरलुंग अवार्ड क्या है, इट इज़ लाइक अ न्यूक्लियर कह रही हूँ, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ये थे, हमने ऊपर तब वहाँ पे देखा था, लिखा था। 3rd टाइम इंडियन को मिला है, ऐसा नहीं है इंडियन को पहली बार ही मिल रहा है। और एक इसको दिया जाता है अंडर, इंडिविजुअल को दिया जाता है अंडर एज ऑफ 40 के बाद तुम कुछ भी करो तो तुमको नहीं मिलेगा। फर्टिलाइज़र सेक्टर में PM प्रणाम बहुत बता चुकी है, बस मैंने तो 2 चीज़ याद करी हैं इसमें कि अल्टरनेट फर्टिलाइज़र या बैलेंस यूज ऑफ केमिकल कर लो, या तो केमिकल यूज़ ही मत करो, अगर यूज़ करना है तो बैलेंस्ड यूज़ करो, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र फ्रॉम गोवर्धन अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड, यूरिया सब्सिडी स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यूरिया सब्सिडी स्कीम। सेल्फ सफिशिएंट हम होने की चाह रख रहे हैं 2025 तक। हम 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर,
और अमंग में लार्जेस्ट इम्पोर्टर हैं। फॉस्फोरस सेक्टर में देखें अगर हम तो केडियम लेडन डिपॉजिट में हमें फॉस्फोरस मिलता है वेस्ट अफ्रीका के। लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ फॉस्फोरस हैं हम। ओनली 2 स्टेट ऑफ मेजॉरिटी हमारा फॉस्फोरस रहता है, राजस्थान और एमपी में। ठीक है, अब ये सारी बहुत सारी यार 3 कोऑपरेटिव इन्होंने बना दी। जल्दी से कर लेते हैं यार, मैं तो थक जाती हूँ, मुझे नहीं पढ़ा था इतना। इस्टेब्लिश्ड 2023 में हुई थी, मतलब अभी हुई है, मैं बोल रही हूँ ना, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। ये सब वही हैं मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये सर्टिफाई करेगी साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड सीड को। ठीक है, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। आज ना खुद को बोलो, दूसरों को, दूसरे तो नहीं बोलेंगे, पास हो जाएंगे तो नहीं हो जाओगी। established jointly promoted by IFCO, नाफेड, NDDB, NCDC, पता नहीं बहुत सारी हैं, 1 2 3 4 5 लोगों ने मिलके। सीड सर्टिफिकेशन वॉलंटरी है, पर लेबलिंग जो है वो कंपलसरी है। सर्टिफाई करवाना वॉलंटरी है, पर लेबल करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड बस इतना ही। साथी पोर्टल बनाया है इन्होंने, साथी की सीड ट्रेसिबिलिटी ऑथेंटिफिकेशन होलिस्टिक इन्वेंटरी पोर्टल। QR कोड सिस्टम है उसमें, डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। फूड स्टोरेज इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने बनाया वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान बनाया कि कोऑपरेटिव सेक्टर। आई थिंक ये अपडेटेड पीटी में इसके बारे में कुछ आया है, तो मैंने अपडेटेड नहीं करी है अभी कवर। कोस्टल एक्वाकल्चर, यार ये मेरे से एक तरह से सेक्शनल टेस्ट में गलत हो गया था, मुझे लगा कोस्टल एक्वाकल्चर है तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में आ रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। तो अभी कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी का अमेंडमेंट हुआ है। उसमें क्या करा है इन्होंने, डीक्रिमिनलाइज करे हैं बहुत सारे ऑफेंसेस। एक्वाकल्चर क्या होता है, फिश, सीविड और अदर एक्वे। इस बार यार सीविड पे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा ज़्यादा मुझे दिख रहा है, मेरी आँख के सामने घूम रहा है ये। लिंस बॉटम कल्चर, पॉन्ड और ये सब, सबमर्ज्ड केस, और मतलब बहुत सारे तरीके हैं एक्वाकल्चर के। जैसे भी सारे तरीके हैं वो आप कर लो, बस एक चीज़ याद रखनी है। एक तो ये एक्ट जो है डिफ़ाइन करता है कोस्टल एक्वाकल्चर, मतलब मोस्टली में ये सिखाया गया है कि हम कुछ डिफ़ाइन नहीं करते कहीं भी, बट एक्वाकल्चर को डिफ़ाइन करा गया है। और इसमें फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर को इंक्लूड नहीं करते इसमें फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, इसका स्कोप जो है हमने एक्सपेंड कर दिया है कि हम वर्टिकल एक्टिविटीज़ को भी अब ले रहे हैं। और प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ क्या हैं, वही कि ESA और NDZ और कोस्टल रीजन्स में, इन सब में जहाँ पे मतलब है ना, जो और भी इन्वायरमेंट में जहाँ पे लिमिटेशन है वहाँ पे वही है, वहाँ पे नहीं कर सकते आप। इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज़ वगैरह जो भी मतलब ये ESA और ये सब, ठीक है। और पर है कि एग्जाम्पशंस हैं कुछ भी, तो ऐसे बिल्कुल ही एक्सट्रीम नहीं है। ये अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, हस्बेंड्री एंड ये मेंबर रेगुलेट एनी फैसिलिटी। इंडियन फिशरी सेक्टर पढ़ लेते हैं हम। सबसे ज़्यादा इनलैंड कैप्चर फिश प्रोटेक्शन करते हैं। कैप्चर वर्सेस कल्चर भी होता है कुछ, मतलब कैप्चर मतलब हम जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं उनको कैप्चर करेंगे, कल्चर मतलब हम खुद कुछ इनोवेशन करके हम खुद उनको ब्रीड करवाएंगे। सेकंड एक्वाकल्चर फिश प्रोडक्शन करते हैं। थर्ड ओवर फिश प्रोडक्शन करते हैं। और फोर्थ हम एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब ये ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब हम फर्स्ट हैं इनलैंड कैप्चर प्रोडक्शन में। यहाँ पे कैप्चर और ये मैंने स्पेशल लिखा है, बाय चांस अगर बिल्कुल माइनॉरिटी पे खेलना हो कि हमारा सबसे ज़्यादा इनलैंड कैप्चर भी है और इनलैंड कल्चर प्रोडक्शन में भी हम फर्स्ट हैं, नहीं, सिर्फ कैप्चर में। अभी हमने ओवरटुक करा है चाइना को, पहले नहीं थे, पहले हम सेकंड थे। पहले मैं सेकंड हुआ करता था, मेरी एक टांग नंगी थी, फिर मैंने मत्स्य योजना भी शायद फिशरीज़ को लेकर है ना, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, गारंटी स्कीम फॉर लाइफ स्टॉक सेक्टर्स जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यही
फर्स्ट एवर इस्टेब्लिश करी है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट 750 करोड़ समथिंग के लिए MSME के लिए अंडर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा डेवलपमेंट फंड। वही इंटरेस्ट सबवेंशन हर जगह 3% ही देती है सरकार मोस्टली, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर आत्मनिर्भर भारत। और पर वैसे एनिमल हस्बेंड्री जो है हमारा स्टेट सब्जेक्ट है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, ये तो पता नहीं, इतना 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 देख लिया मैंने, हमेशा गलत हो जाता। तब भी तेलंगाना में इसने इस्टेब्लिश करा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, चेयर जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी बाय बोर्ड है और 4 मेंबर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सी लिख दिया है मैंने, अब मिनिस्ट्री ऑफ सी का बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एग्री, आयुष और फार्मा, ये याद रखना है। फार्मा भी है क्योंकि भाई टर्मरिक हमारा, हल्दी खाओ ये हो जाएगा, हल्दी खाओ वो हो जाएगा। और हमको पता है इसको विदेशियों ने IPR भी लेने का भी, इस पर पेटेंट लेने का भी वो करा था, बट नहीं, ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, तो इसलिए आयुष भी, फार्मा भी, एग्रीकल्चर भी और कॉमर्स भी। कमाएंगे भी, उगाएंगे भी, ट्रेडिशनल नॉलेज से भी, और इससे हम डॉक्टर भी बन जाएंगे। वाह। मेंबर ऑफ नेशनल, मेंबर फ्रॉम नेशनल और स्टेट। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है, गवर्नमेंट एग्रीड सोशल सर्विस प्रोवाइडर, मतलब NGO वगैरह जो होती हैं, तो इन्वेस्टर टू पे फॉर डिलीवरी, मतलब कि क्या होता है कि सोशल सर्विस प्रोवाइडर है वही इम्पैक्ट के हिसाब से बॉन्ड गवर्नमेंट एग्रीमेंट देती है इन्वेस्टर्स कि अगर भाई ये इम्पैक्ट के लिए मैंने मतलब इम्पैक्ट के लिए डाला कि आई वॉन्ट कि ये स्वच्छता रहे या सड़क साफ रहे, उसके जैसे हमको लगेगा कि हाँ भाई डिलीवरी हो गई है हमारे कि हाँ सड़क अब साफ रहने लगी है, तो हम गवर्नमेंट एग्री कर लेती है उसके, फिर हम पैसे वैसे दे देते हैं। पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन महाराष्ट्र, UNDP, co-create इंडियाज़ फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। तो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड किसने पहला, महाराष्ट्र के, ये तो याद नहीं रखना, UNDP के साथ में co-create करा था ये। ICAR क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, 1929 में बन गई थी सोसाइटीज़ एक्ट में। इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता था पहले, अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। यार फुल फॉर्म में सही बोल रही हूँ ना, यहाँ इसको तो याद है मुझे। रिपोर्ट ऑन, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक जो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर था उसकी रिपोर्ट पे बनी थी हमारी ICAR, एपेक्स बॉडी है ये। अब एक सीड प्रोग्राम है, डिपॉजिट इन सवाल, सीड प्रोग्राम वालों ने ही हमारा सवाल बोर्ड में डिपॉजिट करें हैं। सीड सवाल बोर्ड कहाँ पर है, नीदरलैंड में आई थिंक, नहीं। अब जीनोमिक्स इस्टेब्लिश, मतलब हमने खुद का भी नेशनल जीन बैंक बनाया है दिल्ली में, सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक है वो सवाल बोर्ड के बाद। इंडिया क्या है, फर्स्ट क्लोन बफेलो उन्होंने प्रथम, फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजर बफेलो कॉफ, ऑफ कोर्स यार इसमें क्या है, कस्टम हायरिंग सेंटर, ये एग्रीकल्चर में कहाँ से आ गया, अच्छा। इस्टेब्लिश्ड अंडर नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, सब्सिडी मिलेगी परचेज ऑफ इक्विपमेंट बाय कस्टम हायरिंग सेंटर मतलब नौकरी नहीं मिल रही है। इसमें क्या होता है कि आप मिलकर कॉस्टली इक्विपमेंट ले लेते हो और फिर स्मॉल फार्मर्स उसको रेंट पे ले लेते हैं अपना, तो ताकि कुछ दिक्कत ना हो। सबको इक्विपमेंट हर कोई नहीं खरीद सकता ना बहुत सारे कॉस्टली इक्विपमेंट्स, तो ये इट्स काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प, मतलब काइंड, ये नहीं बोल रही, कभी कन्फ्यूज हो जाओ। इस्टेब्लिश है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, सब्सिडी देता है परचेज ऑफ इक्विपमेंट में, और फिर वो कॉस्टली इक्विपमेंट स्मॉल फार्मर्स अपना रेंट पे ले सकते हैं। फिर एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है जो इंटरवेंट करता है रिटेल मार्केट में, होलसेल मार्केट में नहीं करता। ये एक क्वेश्चन आया था, यहीं पे हम फंस गए थे तो हमने लिख लिया। UPSC भी फंसा सकती है और शायद हम वहाँ पे भी फंस जाएँ दोबारा, क्यों, क्योंकि हम तो बॉर्डर हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, 1 घंटा होने वाला है। इंटरेस्ट फ्री लोन, वर्किंग कैपिटल एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो हैं उन पर इंटरेस्ट फ्री लोन, उनके लिए नॉट, समझ रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लोन नहीं मिलेगा इस पर, वर्किंग कैपिटल के लिए और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के लिए। भारत आटा, ये भी बहुत न्यूज़ में था, भारत आटा मोदी जी, मतलब सॉरी आई में, चलो छोड़ो, नो कमेंट्स। भारत राइस, भारत पल्स, सब
केंद्रीय भंडार में नाफेड और एनसीसी ने खोले हैं, आपको राजीव चौक पे भी मिल जाएंगे ये। भाई कुछ सस्ते नहीं है, मैंने तो पूछे थे, पता नहीं, या तो और वहाँ पे जो लोग बैठ रहते हैं इंटरेस्टेड भी नहीं होते। मैं तो सोच रही थी मतलब कुछ बात करूँ, कुछ पता तो लगे कैसे ये काम करता है, कितना डिफरेंस है मार्केट प्राइस, और ले लेंगे हम भी। पर हमें नहीं पता मैडम, देख लो खुद ही ऐसे करके भगा दिया। बताओ, सरकारी इतनी मेहनत कर रही है कि अच्छा हो, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। एफसीआई ने ओपन मार्केट्स होलसेल मार्केट में करती है, तो समझ आ गया ना। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड रिटेल मार्केट के लिए, होलसेल मार्केट के लिए एफसीआई ओपन मार्केट सेल करती है। बाहर टाटा और ये पल्स वगैरह जो है रिटेल मार्केट। हाँ, ये तो ऊपर भी लिखा, नीचे भी लिख दिया मैंने। एफसीआई जो है मतलब वही फूड एट एमएसपी। अब हाँ, ये वाला मैं हमेशा भूल जाती हूँ, उसको अच्छे से पढ़ लेती हूँ। एफसीआई मतलब हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे एफसीआई को। वो फूड लेती है एमएसपी पे, फिर उसको स्टोर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है डिफरेंट स्टेट्स को, और उनको स्टॉक दे देती है स्टेट को सेंट्रल इशू प्राइस पे। सेंट्रल इशू प्राइस में मतलब क्या हो गया, एमएसपी का खर्चा, स्टोर करने का खर्चा और ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा स्टेट तक। ठीक है, अब उसके बाद स्टेट पे दिस टू एफसीआई। फिर स्टेट अपने स्टेट के अंदर डिफरेंट दुकानों पे, वही पीडीएस दुकान पे ट्रांसपोर्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसका स्टेट नहीं करती, उसमें सेंटर एंड स्टेट शेयर करते हैं कॉस्ट। ये हमारे क्या कहते हैं सबसे ट्रिकी पार्ट है। मेरे को हमेशा लगता है उसका सेंटर करती होगी, उसका स्टेट करती होगी, पर नहीं, उसका सेंटर और स्टेट आपस में शेयर करते हैं कॉस्ट। इसका सिर्फ सेंटर करती है, इसका सेंटर एंड स्टेट शेयर करते हैं। अपेडा, ये तो वही 1986 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इम्प्लीमेंटेड एनपीओपी, ये भी बहुत न्यूज़ में, इसको ही पढ़ते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट एंड राइस कैसे होता है, पॉलिसी है, ओपन एंडेड पॉलिसी है, विदाउट एनी लिमिट, आप कितना भी दे सकते हो सरप्लस जो है, पर एक पीरियड के हिसाब से, और स्पेसिफिकेशन होती हैं क्वालिटी वगैरह की। एमएसपी पे लेती है एफसीआई, लेती है सेंट्रल पूल के लिए। अब सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट भी होता है, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट भी होता है। सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, एफसीआई करती है, इस एफसीआई कह या तो एफसीआई करेगी या एफसीआई कहेगी स्टेट से कि आप प्रोक्योर कर लो और हमें ला के दे दो और हम पे कर देंगे। ठीक है, डिसेंट्रलाइज में क्या होती है, सेंटर कहती है स्टेट से कि आप प्रोक्योर करो, स्टोर करो, डिस्ट्रीब्यूट करो अंडर एनएफएस से, और सेंटर आपको पे कर देगी। मतलब ऐसे होता है। मिनिमम सब एक्सपोर्ट प्राइस और मिनिमम, ये भी मुझे नहीं पता था कि भाई इंपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट प्राइस दोनों भी डिसाइडेड होते हैं। तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस एंड इंपोर्ट प्राइस अंडर फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 पुट क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। अगर हम मिनिमम तो रख देंगे तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम में बेच पाएंगे। केरोसिन के ऊपर है यार, बस यार कितना है। केरोसिन हम क्या कर रहे हैं, फेस आउट कर रहे हैं कुकिंग और लाइटनिंग से। ऑफ कोर्स वी हैव टू फेस आउट इट। अब तो हम एलिमिनेट ही करना चाहते हैं, इसलिए हमने एलिमिनेट कर दिया केरोसिन सब्सिडी। अब जो हम सिलेंडर वगैरह सब प्रोवाइड कर रहे हैं, अब पहले होता था ना, हमारे मम्मी पापा बोलते थे हम तो केरोसिन की लैंप जला के पढ़ते थे, तुमसे तो लाइट में भी नहीं पढ़ा जाता हूँ। तो ये वही केरोसिन है जिसमें हमारे मम्मी पापा पढ़े थे। हाँ वही है। 11 स्टेट और यूटी में केरोसिन जो है वो फ्री देते हैं। नो पीडीएस एलोकेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। केरोसिन जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू पीडीएस, सोल्ड एट मार्केट प्राइस विद जीरो सेंट्रल सब्सिडी। एलोकेशन एवरी स्टेट, मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अब वन नेशन वन फर्टिलाइज़र हमने देखा था, 1/3 अपना कंपनी प्रमोशन करे और 2/3 पे भारत लिखे। प्रधानमंत्री बीजेपी का लोगो लगाए। और लोगों में क्या, ये भी एक क्वेश्चन था शायद सर के 450 में, इकोनॉमिक्स 450 में, कि उसमें ड्रोन है और ट्रैक्टर है। अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, पूछ सकते हैं ये। ड्रोन भी है और ट्रैक्टर भी है सॉरी, इसमें हम मॉडर्निटी दिखा रहे हैं अपनी। अब ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी लिख के भी हम गलत कराएं। इस बार तो इतना आया है ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। ये सिर्फ पोटेशियम वगैरह के लिए, मतलब नाइट्रोजन के लिए नहीं है।
न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र के लिए है, नॉट यूरिया नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है यूरिया है उसके लिए नहीं है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी फिक्स करती है, मार्केट प्राइस वेरीज, नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट बट डी कंट्रोल होते हैं। पर यूरिया में क्या है, रेगुलेट, मार्केट प्राइस इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सब्सिडी वेरीज विद मार्केट फ्लक्चुएशन, और सब्सिडी अमाउंट जो है वो कंपनी को जाता है। तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में फिक्स होती है सब्सिडी, मार्केट प्राइस वेरीज करेगा, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लो। पर इसमें क्या है, यूरिया में मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट करेगा तो हम सब्सिडी भी फ्लक्चुएट करेंगे, और सेंट्रल जो है वो कंट्रोल करना, इसलिए रेगुलेटेड है, ये रेगुलेटेड नहीं है, सिर्फ डी कंट्रोल है। अंडर रिकवरी एक टर्म है, किसके लिए यूज होती है, ये लॉस बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन प्रोवाइडिंग फ्यूल एट चीपर रेट टू पब्लिक, तो उसके लिए अंडर रिकवरी हम टर्म यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड कितनी गंवार वाली भाषा, व्हाट भाषा इज गंवार, कोई भाषा गंवार नहीं होती है, ओके। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट जो है, पेस्ट मैनेजमेंट फॉर क्रॉप्स, इंसेक्ट की मतलब एक पेस्ट मैनेजमेंट फॉर क्रॉप्स, इंसेक्ट की पॉपुलेशन क्रॉप को डैमेज करती है, जब उस डैमेज की वैल्यू हमारी एक्सीड कर जाए कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट से, तो हम बोलते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट वो क्रॉस हो गई है। अब इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, राजस्थान 28% करती है, पर्ल सबसे ज़्यादा होता है 40% के अराउंड, सोरगुम होता है फिर 8% के। तो इन वर्ल्ड प्रोडक्शन टॉप एक्सपोर्टर कौन कौन है, यूएस, चाइना, ये मिलेट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, टोटल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। तो हम यूएस को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, फिर चाइना को, फिर यूएई को, फिर वियतनाम को। इंपोर्ट हम किस किस से करते हैं, इंडोनेशिया से, ब्राज़ील, आप ये सबसे ज़्यादा करते हैं, सॉरी वो क्या कहते हैं, अरे यार ना बिल्कुल, पाम ऑयल वगैरह, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड मलेशिया, इन सबसे। एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ इन टर्म ऑफ वैल्यू है, नॉट वॉल्यूम, ये भी याद रखेंगे। एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ सबसे ज़्यादा मेराइन कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर बासमती को, फिर अदर राइस को, और फिर बफेलो मीट को, ठीक है, जो हम खुद नहीं खाते वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट कमोडिटीज़ हम सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल, फिर पल्सेस, फिर फ्रेश फ्रूट, और फिर शुगर। शुगर हम इंपोर्ट करते हैं, आई डिडंट नो दैट। ट्रेंड्स देख लेते हैं, एग्रीकल्चर ट्रेड जो है वो कंसिस्टेंटली सरप्लस में है लास्ट 5 ईयर से। डिप है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में 2023-24 में। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन सरपास हो गया है फूड ग्रेन की प्रोडक्शन से इन लास्ट 10 ईयर्स। एग्रीकल्चर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट कांस्टेंट प्राइस स्टेडीली इंक्रीज हुआ है लास्ट 5 ईयर में। फूड प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा राइस, फिर वीट, फिर कोर्स ग्रेन, फिर पल्स। राइस, वीट, कोर्स ग्रेन, पल्स। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, यू ने बोला कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दे या तुम्हारे सर्टिफिकेट्स में। तो क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक होना चाहिए। नेचुरल फार्मिंग में हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, सब नेचर के हिसाब से। FSSAI रेगुलेट करती है। हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स इन द वर्ल्ड हैं हम इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। और इस सिक्किम एक स्टेट है जो बिकम द वर्ल्ड की पहली स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक है, ठीक है। अब सर्टिफिकेट में एक तो होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो एक्सपोर्ट के लिए मैंडेटरी है। तो ये एक थर्ड एजेंसी, मतलब एक तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है अपेडा, और जो एक ये है एक्रीडेटेड सर्टिफिकेशन बॉडीज़ वो हमारा रिस्पॉन्सिबल है सर्टिफाई करने के लिए। और यूरोप मतलब EU कमीशन एंड स्विट्ज़रलैंड इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि हाँ भाई इसका सर्टिफिकेट दोगे तो हम मान लेंगे कि तुम हमें वही भेज रहे हो। इसका लोगों में क्या है, ये कुछ चमक नहीं रहा। दूसरा है हमारा डोमेस्टिक के लिए। डोमेस्टिक के लिए है भाई सर्टिफिकेट इनसे मत लो, आपस में ही देख लो, हमें बता दो, लोकल ग्रुप ही ये तुम्हारा सर्टिफाई कर देंगे, हाँ भाई ये ऑर्गेनिक ही है तो हम ले लेंगे। लॉन्च्ड बाय वही कोई विदाउट थर्ड पार्टी सर्टिफाई की। अब जैविक भारत लोगो है, जैविक भारत लोगो, जैविक में ये है देखो, जैविक भारत लोगो में क्या है, FSSAI देती है कि हाँ भाई ये या तो पार्टिसिपेंट्री गारंटी सिस्टम में है या फिर इसमें NPOP में, तो ये कम्यूट हो जाता है कि हाँ भाई इसने भी लोगो लगा, ये लोगो लगा हुआ है तो इसका मतलब ही ऑर्गेनिक है।
अब ये हमने जो पहले देखा था ना कि इन सरकार ने अभी 3 कोऑपरेटिव, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, ये तो हमने पढ़ लिया। अब नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड देख लेते हैं। 2023 में हुई है, मल्टी स्टेट, वही ये सब वही इशू है। इसमें भी नाफेड NCD सेम। जीरो बजट, ये तो पता ही है। बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग। एग्रो फॉरेस्ट्री में बस ये याद, मैंने तो ये रखा कि सूबा बुल भी एक इन्वेसिव स्पीशीज़ है IUCN के हिसाब से। और ये हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च क्या है, ये अंदर MOEFCC के अंदर है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेस्ट रिसर्च के लिए, देहरादून में। 9 रीजनल है भाई, मतलब कुछ भी याद रहे। हर मेद पर पेड़ इन सेलुलर एग्रीकल्चर, मतलब कि एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को हम सेल कल्चर करेंगे रेदर देन डायरेक्टली फ्रॉम वही वीगन चिकन, जो मोस्टली लोग कहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक सॉइल, यार इसमें तो अब कह रही हूँ, अभिनव नेक्स्ट आई, इसका अभिनव पे भी क्वेश्चन आया था, अनुभव पे क्वेश्चन आया था। उन्होंने एप्लीकेशन पूछी थी, गलत हो गया यार वो क्वेश्चन, आई डोंट नो उन्होंने कौन सा गलत माना है स्टेटमेंट, मे बी यील्डिंग का गलत माना है, अभी उन्होंने आंसर की नहीं कहा, तो इसमें अभी मत चलो छोड़ो। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सॉइल है, जो हाइड्रोफोबिक प्लांट्स हैं ना, जो मतलब बिना सॉइल के उगते हैं पानी में, न्यूट्रिएंट वगैरह में, उनके लिए एक काइंड ऑफ है। वर्टिकल कल्टीवेशन अच्छा होएगा, और पानी बहुत कम यूज होगा, और पेस्ट हमारे कम होंगे। पर वही हर अच्छी चीज़ थोड़ी महंगी तो हो ही जाती है। मियाँ बाकी प्लांटेशन मेथड है, बाकी तो ये तो पढ़ रखा है बस। थैंक गॉड यार, 1 घंटा लग गया पूरा। चलो मेरा अच्छे से रिवाइज तो हो गया। आई होप इसमें से कुछ UPSC में भी अटक जाए। या कितने सुंदर से लगते हैं ना कभी कभी नोट्स बनाए हुए। मैं तो बिल्कुल ही, मैं ज़्यादा बात नहीं करती, अपलोड नहीं होगी। चलो ओके बाय, थैंक यू। बता देना अगर कोई देख रहा हो लास्ट तक यार, प्लीज़ बता देना।